सबको मेरा नमस्कार। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम सुरक्षा और न्याय विषय पर बात करेंगे। सुरक्षा और न्याय से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर आज हम विचार मंथन करेंगे। इसके लिए हमने इस टॉपिक से जुड़े कुछ बिंदुओं को रखा है, जिसके माध्यम से हम इनके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। जो पहला बिंदु है वह है कि भारतीय राज्य जो अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करती है या मानती है, क्या यह सही है? इस पे हम बात करेंगे। देखिए, राज्य का जो मुख्य कार्य है वह है सुरक्षा और न्याय देना। राज्य अपने नागरिकों की मौलिक और प्राकृतिक अधिकारों को ही रक्षा करने के लिए होती है। वह उसका प्राथमिक कार्य है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में हम इस व्यवस्था में बहुत ऐसे राष्ट्र हैं या देश हैं जो अपने को लोक कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं और लोक कल्याण के कार्य में लगे रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो उनका मुख्य कार्य है सुरक्षा और न्याय, इससे उनका ध्यान भटकता है, या कहें कि वो उस पर उतनी निष्ठा से, ईमानदारी से या गंभीरता से कार्य नहीं कर पाते। हमारा भारत राज्य भी अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य ही कहता है। यही कारण है कि हमारी व्यवस्था पर बहुत ही ज्यादा भार पड़ने लगा है। एक तरफ राज्य सुरक्षा और न्याय की भी बात करती है, दूसरी ओर वह यह भी कहती है कि हम आपको रोजगार, शिक्षा और भी चीज देंगे। अभी एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वह 2020 से चल रही है। अब इस तरह की योजनाएं अगर देश में चलेंगी, जिससे फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है, इससे एक तरफ तो राज्य की अर्थव्यवस्था पर अधिक बोझ पड़ता है। इसके अलावे जो नागरिक हैं उनमें आलस्य या काहली की भावना बढ़ती है। इसका एक काला पक्ष यह है कि जब चुनाव में कोई भी पार्टी जाती है तो वह लोक लुभावन वादे करती है, रेवड़ियां बांटती हैं। इससे जो हमारा लोकतंत्र है या हमारी व्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं उसका जो स्तर है उसमें गिरावट आती है। राज्य का कार्य है सुरक्षा और न्याय, उसे उसी सीमा तक रहना चाहिए। जो दूसरा बिंदु है वह है कि वर्तमान समय में राजनीतिक शक्ति
संपत्ति और अपराध है एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। इस बात को अगर समझना है तो जो आज की व्यवस्था है हमें उसको देखना पड़ेगा। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे अपराध, राजनीति और संपत्ति तीनों का एकदम भयंकर घालमेल है। हमारे यहाँ बाहुबली विधायक और सांसद बनते हैं, वो मंत्री तक बन जाते हैं। इसी बाहुबल के माध्यम से वो अपराध करते हैं, अपराध के माध्यम से वह धन इकट्ठा करते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, अपहरण ऐसी कुकर्म को अंजाम देते हैं। बाद में यही अपराधी चुनाव जीतकर पार्लियामेंट या विधानसभा में पहुंच जाते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि अपराधी राजनेता है तो उसकी राजनीतिक पहुंच हो गई, वह धनी भी है, संपत्ति उसके पास है और इसके लिए वह अपराधी तो है ही। हमारे विधायिका में बहुत बड़ी संख्या में दागी बैठे हुए हैं। इस समस्या से कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। खासकर यह उत्तर भारत में ज्यादा है, दक्षिण भारत में भी है लेकिन उसकी बनिस्बत कम है। यह जो विकृति आ गई है इसने भारतीय लोकतंत्र को बिल्कुल ही विकृत कर दिया है। आज के समय में कोई पढ़ा लिखा सज्जन व्यक्ति चुनाव लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। आज के समय में कोई सोच हो आज के समय में कोई सोच भी नहीं सकता कि हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये जो विकृति आई है यह भी हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत घातक है। जो तीसरा है वह टैक्स के बारे में है। जो कर व्यवस्था हमारे व्यवस्था में है हम उसके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए, जब राज्य सुरक्षा और न्याय की गारंटी देती है तो उसके बदले में वह टैक्स लेती है। यह कर व्यवस्था आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है, प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां तक कि चाणक्य अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि राजा को अपनी जनता पे राजा को अपनी जनता पे उतनी ही मात्रा में टैक्स लगाना चाहिए जैसे भंवरा फूल रस चूसता है। हमारे यहाँ एक समस्या ये आती है कि कर प्रणाली हमारे यहाँ काफी कठोर है और जो उसका अनुपात है वह ज्यादा है। तो इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है। बाकी कर व्यवस्था सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें राज्य की उन्नति और बेहतरी के लिए कर का भुगतान करना चाहिए। यह राजतंत्र का एक अभिन्न भाग है। जो चौथा है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर राज्य को मुआवजा
देना चाहिए। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि राज्य को मुआवजा देना चाहिए। सुरक्षा और न्याय राज्य का कर्तव्य है, और अगर राज्य सुरक्षा और न्याय देने में असफल रहती है, वह सुरक्षा और न्याय नहीं दे पाती है, तो उसे मुआवजा देना ही चाहिए। अगर वह उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है, तो उसे मुआवजा देना ही चाहिए। अब आगे की हम बात करते हैं। न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच संतुलन अनिवार्य है। यह बात को थोड़ा हमें गहराई से समझना पड़ेगा। न्याय और व्यवस्था के बीच में संतुलन अनिवार्य है, या न्याय और व्यवस्था एक दूसरे के पूरक हैं, यह बात सही है। हमें इसमें यह देखना है कि अगर न्याय की मांग एक सीमा से अधिक बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है अव्यवस्था का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब न्याय की मांग अधिक बढ़ जाएगी, तो व्यवस्था उत्पन्न होगी, और जब अव्यवस्था उत्पन्न होगी, तो जाहिर सी बात है यह तानाशाही की ओर जाएगी। हम उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर की जो संस्कृति है, हम देखते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने लायक है कि कहीं ना कहीं न्याय की मांग बहुत ज्यादा हुई, तभी जाकर यह इनकाउंटर कल्चर अस्तित्व में आया। लेकिन इसके साथ समस्या ये आती है कि इस मांग से जो अव्यवस्था उत्पन्न होती है, वह हमें तानाशाही की ओर ले जाती है, और न्याय की ओर पलड़ा झुकेगा, तो जाहिर सी बात है आपकी व्यवस्था कमजोर होगी। ये तो हुई पहली स्थिति। अगर हम दूसरी स्थिति की बात हम करते हैं, तो यदि जो पलड़ा है व्यवस्था की ओर झुकता है, तो जाहिर सी बात है असमानता बढ़ेगी। समाज में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असमानता बढ़ेगी। तो हमें दोनों के बीच में संतुलन बनाकर चलना है, और हमें ये देखना है कि ना हम तानाशाही की ओर जाएं, और ना ऐसा हो कि हमारी जो व्यवस्था है वही चौपट हो जाए। तो इस तरह से हम अपने देश और समाज को स्थिर रख सकते हैं। ये थी आज की बिंदु, जिसपे मैंने आपके सामने रखा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। बताइए माता प्रसाद जी। जय माँ भारती। जी भैया जी, विषय तो और भारतीय राज्य का खुद को घोषित करना अच्छा या बुरा। तो जो राज्य है, अब राज्य में दो ही
उनकी आवाज रुक गई। और और मुझे लग रहा है उनके नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ। जी जी बाबा, आवाज आ रही? जी हाँ, अभी आ अब रही है। जी बाबा। तो हाँ बताइए। ये जन कल्याणकारी तो अच्छा है, जन कल्याणकारी अपने को अच्छा है, लेकिन उसके साथ जो व्यवस्था लागू है लोगों पर, उसके प्रति जवाबदेही भी होना चाहिए। जब जन कल्याणकारी अपने आप को कहते हैं तो जिम्मेवार। जिनका उपयोग करते हैं उन मुझे लगता है कि माता प्रसाद जी की आवाज नहीं आ रही है। को भी। मोहन जी जी आप बाबा, तो बताइए सर। ये आप जी तरफ। जी मोहन जी आप बताइए। सभी विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। आज जो चर्चा का विषय आदरणीय ने रखा है कि भारतीय राज्य जो है खुद को जन कल्याणकारी घोषित करना अच्छा है या बुरा है। इस संबंध में बात ये ध्यान में आता है कि जो राज्य है या तंत्र है, इसको जब समाज के द्वारा व्यवस्था के लिए स्थापित किया जाता है तो उनका मुख्य काम जो है या उनका जो दायित्व है वो मूल अधिकारों का सुरक्षा करना और न्याय देना है। न्याय और सुरक्षा देने का मुख्य काम है। तो अगर वो जन कल्याणकारी कार्य में उलझ जाएंगे तो फिर वो जनता को या व्यक्ति को जो उनको व्यवस्था बना करके दिया है वो तो मुख्य भूमिका से जो है अपने उत्तरदायित्व से जो है वो विलग हो जाएंगे। जब वो जन कल्याणकारी कार्यों में लग जाएंगे तो हमारे ख्याल से जन कल्याणकारी उनका कार्य जो है वो कर्तव्य के रूप में है। और जब वो अपने उत्तरदायित्व को, न्याय और सुरक्षा को जब निभा लेते हैं, उसको व्यवस्थित कर लेते हैं और जब समय बचता है तभी जो है वो जन कल्याणकारी काम कर सकते हैं। अब जो है किसी राजनैतिक शक्ति, संपत्ति और अपराध, ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक दूसरे से जब व्यवस्था बनाने के लिए समाज के द्वारा एक तंत्र की स्थापना कर दी जाती है तो उस तंत्र में जो है प्रशासन चलाने का पावर भी होता है
और उस पावर के माध्यम से टैक्सेशन लगाने की उनके पास एक शक्ति है। उसके उससे वो आर्थिक शक्ति भी जो है उसको जनरेट करते हैं। और अब जब ये अर्थ का मामला आता है तो इन अर्थ पर जो है उसका कुछ हिस्सा लेने के लिए एक आपराधिक संस्था भी जो है, संगठन जो है, वो भी समाज में आता है। तो यहां पर लड़ाई जो है वो तंत्र को लेकर है कि तंत्र पर किस प्रकार जो है हम अपना वर्चस्व बना के रख सकते हैं। और उसके लिए ये तीनों जो हैं, कभी तीनों एक साथ मिल जाएंगे और कभी एक जो है वो दो को ब्लैकमेल करेंगे, कभी तीसरा पहले वाले को करेगा। जहां पर जो अपना मौका देखते हैं उस मौका परस्ती के हिसाब से एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तंत्र पर कब्जा करने के लिए तीनों के तीनों मिल जाते हैं। अब इसमें जो है जो राजनीतिक शक्ति है, तो पहले राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति और आपराधिक शक्ति को दोनों को लालच दे के या भ्रम में रख करके, और तंत्र में क्योंकि राजनीतिक शक्ति ही बैठती है तो इनको अपने फेवर में करके और वो तंत्र पर जो है कब्जा करके बैठ जाती है व्यवस्था चलाने के लिए। अब जब उस व्यवस्था पर उसको लंबे समय तक बरकरार रहता है तो ये दोनों को आपस में लड़ाते भी रहती है और दोनों को साथ भी रखती है। क्योंकि आर्थिक शक्ति वाले जो हैं पूंजीपति लोग, वो तंत्र में ऐसा परिवर्तन कराना चाहते हैं कि हमें जो है अत्यधिक आर्थिक लाभ जो है अपने उद्योग व्यवसाय जिस प्रकार से हो प्राप्त हो। अब इसमें से आपराधिक शक्ति जो है ये कोई मेहनत या इसका काम तो करते नहीं है उपार्जन का, तो ये जो है उन आर्थिक शक्तियों से आपराधिक कार्य करके और उससे धन संग्रह करके और अपना राजभोग करना चाहते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो आर्थिक शक्ति वाले भी तंत्र के पास जाते हैं, जो राजनीतिक शक्ति वाले हैं, कि भाई वो ऐसा कर रहा है उस पर आप दबाव डालो। तो अगर वो उससे लाभ लिए हुए रहते हैं राजनीतिक शक्ति वाले, तो वो भी जो है उनको भ्रम में डालकर और आपराधिक शक्तियों का प्रोटेक्शन करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये जो है सत्ता की खेल में, और जो जन समुदाय जो रहता है वो टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में सरकार के पास आर्थिक शक्तियां जो जमा होती हैं उसका उनको जो लाभ मिलना चाहिए, न्याय सुरक्षा मिलना चाहिए, या उससे जो बचता है तो जन कल्याणकारी कार्यों में उनको लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और ये तीनों मिलकर शोषण करते हैं
अब अगर ये समन्वयकारी स्थिति से चलता है तो अपराध तो किसी प्रकार से भाई इसमें शामिल उसको करना जो है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतलब हम उसको सही नहीं मान सकते हैं। और बाकी जो है सो अब जैसे है चल रहा है। अब टैक्स की जो बात है तो सरकार या तंत्र जो है उसको टैक्स उतना ही लेना चाहिए पब्लिक से जितना कि उनकी उनकी न्याय और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। और बाकी कार्य जो है वो जो सामाजिक व्यवस्था है चाहे वह ग्राम सभा, जिला सभा, राज्य सभा के स्तर पर है, उनको कुछ अधिकार, न्यायिक अधिकार भी और टैक्सेशन का भी अधिकार देना चाहिए ताकि जो है वो आवश्यकता के अनुसार पब्लिक से टैक्स लेकर और जन कल्याण का कार्य करें। और अगर न्याय और सुरक्षा से बेसी अगर टैक्स आ जाता है तंत्र के पास तो वो जो है जिस प्रकार से व्यक्ति के अनुसार हिस्सा पड़े उनमें उनको वितरित कर देना चाहिए। अब जो है अगर राज्य जो है या तंत्र जो है वो जन कल्याणकारी कार्यों में, जनहित के कार्यों में लग जाती है और न्याय और सुरक्षा नहीं दे पाती है तो ऐसी स्थिति में न्याय और सुरक्षा देने के लिए जब वो टैक्स लेती है और उनको सुरक्षा नहीं मिलता है, अगर किसी के यहाँ डकैती हो गया और तंत्र जो है उस डकैती को पकड़कर उसका 2 लाख का नुकसान अगर वो पकड़कर डकैतों से नहीं वो भरपाई कर पाती है और अपने उत्तरदायित्व से विमुख होकर कर और कर्तव्य के कार्यों में लग जाती है तो उनको 2 लाख का मुआवजा जो है वो तंत्र को देना चाहिए। इसलिए कि आप जो हैं मूल कार्य में नहीं लगकर और आप जो है कर्तव्य के कार्य में लग गए तो भाई उसका खाना पूर्ति कैसे होगा। इसलिए इस आपको देना अनिवार्य है कि आप जो हैं टैक्स के रूप में उनसे धन संग्रह कर रहे हैं तो आपको देना चाहिए। तब तो आप उसको माना जाएगा कि हाँ आपने उसकी सुरक्षा किया और अगर उसको हानि हुई तो आपने उसको मुआवजा के रूप में पूर्ति किया। तो ये सब बातें हैं और साथी जो हैं इसको और अच्छे तरह से स्पष्ट करेंगे। बाकी मैं अपनी बात को यहीं विश्राम देता हूं। धन्यवाद। जी, बाकी के साथी बताएं। देखिए, इसका जो चौथा बिंदु है जो ये कहता है कि न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच संतुलन अनिवार्य है, मुझे लगता है यही वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या बन जाता है कि वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए तो व्यवस्था के अनुसार न्याय जो है वो बहुत दूरी पर है। व्यवस्था और न्याय के बीच जो है बहुत अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। और इसका कारण यह है कि न्याय की लगातार मांग बढ़ रही है क्योंकि इनने हर काम को तो जो है अपराध घोषित कर दिया है। और जो काम जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिसे परिवार में या फिर किसी छोटी इकाई में निपटाया जा सकता है
वो सारे के सारे मामले जो है वो न्यायालय में ही जा रहे हैं। तो जब इतना सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और जुडिशरी ओवरलोडेड होगी, तो जाहिर सी बात है कि न्याय की मांग बढ़ेगी और उतनी व्यवस्था जो है न्याय प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। दूसरी बात ये भी देखने की है कि न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ इतनी लचीली है कि व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था का कोई लाभ नहीं है कि न्याय व्यवस्था जो है इतनी लचीली कर दी जाए, या फिर अनावश्यक कानूनों को बना दिया जाए, या फिर ये कहा जाए कि मानवीय कानून बन जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो है व्यवस्था और न्याय के मध्य जो है दूरी बढ़ जाती है। तो वास्तव में न्याय और व्यवस्था व्यवस्था जो है न्याय का मार्ग प्रशस्त करती है, और जो न्याय है उसका वो आउटपुट है। तो व्यवस्था इस प्रकार से बननी चाहिए जो न्याय दिला सके। लेकिन अगर आप हर काम को ही अन्याय और अपराध घोषित कर देंगे, तो व्यवस्था उसकी पूर्ति कभी कर ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोग न्याय को परिभाषित कैसे करें, अपराध को कैसे परिभाषित करें, कौन से काम समाज के हाथ में होना चाहिए, क्या राज्य जो है वो कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करेगा। और यदि राज्य जन कल्याणकारी नीतियों का निर्धारण करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो चौथा बिंदु है जो कहता है कि न्याय और व्यवस्था की जो मांग, जो मध्य दूरी है, वो बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर राज्य जन कल्याणकारी नीतियों में लग गया, तो इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और जब ये दूरी अधिक बढ़ती है, तब क्या होता है कि समाज का जो है वह न्याय के प्रति अविश्वास बढ़ता है, और उस अविश्वास का परिणाम दिखाई देता है सामाजिक हिंसा के रूप में। अर्थात वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी घातक हो जाता है। तो अगर राज्य अपना स्वयं का काम करे, सुरक्षा और न्याय को ही देखे, जन कल्याणकारी नीतियों से खुद को दूर रखे, तो फिर जो हमारा जो पांचवा बिंदु है जो कहता है कि न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच संतुलन है, मुझे लगता है कि वहां कुछ संतुलन बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आप हर काम को अपराध ही घोषित कर देंगे और न्याय की परिभाषा ठीक नहीं होगी, आप उसे इतना लचीला भी ना कर दीजिए कि व्यक्ति को न्याय समय पर मिल ही ना पाए, और इतना कठोर भी मत कर दीजिए कि जो है गलत निर्णय आने लग जाए, या फिर वो व्यवस्था में ही वो बाधक बन जाए। तो दोनों ही परिस्थितियां घातक हो जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया है, न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच संतुलन अनिवार्य है। संतुलन का अर्थ यही है कि न्याय निष्पक्ष भी होना चाहिए, और न्याय जो है वो बहुत दीर्घकालिक भी नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष होने का यह अर्थ नहीं है कि आप 10 वर्ष में सजा दे रहे हैं, और ये भी नहीं है कि आपने 10 दिन में ही सजा दे दी और न्याय निष्पक्ष नहीं रहा, या फिर वो न्याय हुआ ही नहीं। तो न्याय का होना महत्वपूर्ण है, और न्याय तभी हो सकता है जब व्यवस्था की न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच एक संतुलन बना रहेगा। और इस संतुलन को बनाने के लिए राज्य को जो अनावश्यक कामों का जो ओवरलोड लिया है, वो छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे एक फायदा और होगा कि समाज जो गुलामी की तरफ जा रहा है, या जो समाज की जो क्षमता घटी हुई है, समाज की अपनी भी क्षमता जो है वो विकसित होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर संपत्ति होगी, शक्ति होगी, वहां पर जो है अपराध जो है अ, होता ही है। तीन चीजें हम देखते हैं, एक होता है बुद्धि, एक है शक्ति, और एक अर्थ। ये तीनों जहां पर एकत्रित हो जाते हैं और इनकी नीयत ठीक ना हो, तो अपराधों में ये सहायक होते हैं। वर्तमान की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहां पर आपको सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है। इसीलिए जो है न्यायपालिका का धीरे धीरे जो झुकाव दिखाई दे रहा है कि न्याय नहीं दे पा रही है। दूसरी तरफ वही विधायिका को देखें, तो विधायिका जो है वो अपराधियों के साथ गठबंधन करके चलती है। अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन लिखाता भी है और पुलिस वाले लिख भी ले, तो होता है कि वो कोर्ट से छूट जाता है, या फिर साक्ष्यों का अभाव हो जाता है, या तो फिर अपराधियों के साथ विधायिका का गठजोड़ हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है कि वह न्याय को किस प्रकार से प्राप्त करे। तो यहाँ पर जो न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच जो दूरी है, इस दूरी को कम करने की आवश्यकता है। और इसके लिए अपराध की परिभाषा, न्याय की परिभाषा, इन सबको ठीक किया जा सकता है। कल की जो चर्चा हमारी हुई थी, उसमें भी न्याय के को लेकर बात हुई थी, और आज इस संदर्भ में मेरी 3 लोगों से अलग अलग बात हुई। तो मेरी क्या बातचीत हुई है न्याय के संबंध में, वो जब हम लोगों की बाद में चर्चा होगी, प्रश्नोत्तर का समय होगा, तब मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, और बताइए भाई।
श्रीकांत जी, विपिन जी, या आज हमारे साथ प्रमोद जी भी जुड़े हैं। प्रमोद जी, आप कुछ बात रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। प्रमोद गए हैं वहाँ इलाज कराने हाँ, दिल्ली। अभी हम नहीं रखेंगे कुछ भी राय यार। अच्छा, ठीक है। बबलू जी, आचार्य जी, कोई भी साथी शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है क्या अब? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हाँ भैया जी, मेरा कहना ये है, न्याय के संबंध में मेरी परिभाषा ये कहती है कि जो हमारे विद्वजन द्वारा या माननीय विचारकों द्वारा, सांसदों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका ईमानदारी से लागू करना, या हमारे सिस्टम के द्वारा, माने तंत्र के द्वारा ईमानदारी से उनको लागू करना ही न्याय है। क्योंकि जितनी अपराध होते हैं वो केवल हमारे द्वारा नियमों के सही तरीके से लागू न करने के कारण होते हैं, और वहीं न्याय नहीं मिलता है। तो ये तो मेरे विचार से ये चीज है, एक परिभाषा। और दूसरा मेरा मत जो है वो टैक्स के संबंध में है। टैक्स के संबंध में मेरा मत ऐसा है कि जो सरकार टैक्स लेती है न्याय और सुरक्षा के हिसाब से ले, ठीक है, लेकिन कम से कम जो अपरिहार्य चीजें हैं जनमानस के लिए, क्योंकि शासन को बनाने के क्या है, हमारी सुव्यवस्था के लिए हम तंत्र को विकसित करते हैं, और सुव्यवस्था का मतलब है जन कल्याणकारी होना। तो जन कल्याणकारी नहीं होगा तो सुव्यवस्था कैसे होगी? और जन कल्याणकारी का मतलब है लोगों का सोचना, लोगों को रहना, खाना और व्यवहार करना, तीन चीजें आती हैं। चौथी चीज की आवश्यकता है ही नहीं। ये तीन ही प्राइमरी हमारी नीड्स हैं। तो अगर ये व्यक्ति को सहज उपलब्ध हो, लेकिन उन चीजों पर, जैसे दूध पर टैक्स लगाया आज का, दालों पर टैक्स लगा है, ये क्यों? अप्रत्यक्ष टैक्स लगाना ही नहीं चाहिए। आप प्रत्यक्ष टैक्स लीजिए, क्योंकि अप्रत्यक्ष टैक्स में जो अंत्योदय पे खड़ा हुआ व्यक्ति है वो प्रभावित होता है। गरीब, किसान, शोषित, वंचित, अप्रत्यक्ष टैक्स होता है। ये समाज में बहुत गलत, आज की जो है इसका ये सबसे बड़ा अभिशाप है लोकतंत्र के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आप जितना चाहें उतना, क्योंकि जिसकी इनकम है आप उससे 1/3 लें, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30% है, और 30% राजशाही में लिया गया है, जिस समय भाई की लिया हुआ। तो भाई आज गरीब क्यों होता जा रहा है? आज तो 70 टैक्स में जा रहा है लोगों का, और जिसने अपनी इनकम पर एक बार टैक्स दे दिया उसको शायद अप्रत्यक्ष रूप से इतना टैक्स देना पड़ रहा है कि 100 रुपए की, माने अगर चीज उसको 20 रुपए की खरीदना है, 30 रुपए की खरीदना, तो उसे 100 रुपए देना पड़ रहे हैं। 70 रुपए टैक्स में दे रहा है और 30 रुपए की चीज खरीद रहा है। तो ये न्याय कहाँ है? मतलब ये है कि हमारे द्वारा बनाए गए नियमों का सही तरीके पालन न होना, यही अपराध की ओर प्रवृत्त करना, चोरी की ओर, धोखाधड़ी की ओर, ये सारी चीजें वहीं से प्रवृत्त होती हैं। तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है, बिल्कुल निश्चित रूप से। और न्याय जो है वो व्यवस्था का एक अंग है, अलग नहीं है। जब व्यवस्था का अंग है, माने व्यवस्था बहुत बड़ी है, न्याय एक बहुत छोटी सी चीज है उसके लिए। तो उसको व्यवस्थित करना मतलब हमें केवल व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए नियति की आवश्यकता है, उसमें पारदर्शिता की आवश्यकता है लागू करने में। ये अगर चीजें हो जाती हैं तो हमारा समाज सुखी, समृद्ध और वैभवशाली
देश निश्चित रूप से होगा, ऐसी मेरा मत है। इसी के साथ अन्य लोग अपनी बात रखें। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। ब्रजेश जी नमस्कार। जी विपिन जी बताइए। अ, एक तो ये जो पहला बिंदु है कि भारतीय राज्य का खुद को जन कल्याणकारी घोषित करना अच्छा है या बुरा। देखिए, गांधी जी की शुरू से ही मंशा थी कि राज्य सुरक्षा और न्याय तक सीमित रहे, लेकिन उस समय के राजनेताओं ने गांधी की बात एक न मानी और लोकहित को छोड़ करके जन कल्याणकारी जो अ, मतलब कार्य थे, वास्तविक जो लोकहित था, वो छोड़ करके जन कल्याणकारी कार्यों पे जो है अपना ध्यान फोकस कर लिया। क्योंकि वो भविष्य को देख रहे थे, जान रहे थे कि अगर हमें सत्ता पे कब्जा बनाए रखना है और क्योंकि व्यवस्थाएं गड़बड़ रहेंगी तो ही उसका जो है एक संगठित गिरोह जो होता है उसको फायदा मिलता है। तो उन लोगों ने जन कल्याणकारी मार्ग चुना और आज उसका नुकसान हम लोग चहुओं ओर देख रहे हैं। अ, अब इतना इस कार्य में मतलब इसको इतना जो है वो बना दिया गया है कि अब तो जनता भी देखती है जो है कि कौन सी सरकार जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। इस बेस पे सरकारें बनती बनाई और बिगाड़ी जा रही हैं। तो कहीं से भी यह बुरा नहीं है। दूसरा, मैं न्याय की मांग और व्यवस्था के बीच जो है वो संतुलन, उस विषय पे मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, न्याय की मांग जो है ये दोनों पैरेलल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो हम एक तरीके से कह सकते हैं जो हमें अधिकार है वो हमें तब तक नहीं मिल सकता जब तक हम लोग अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं पूरा करते हैं। और न्याय देने के लिए कोई व्यवस्था एक होती है, तो न्याय तो तभी मिल सकता है कि जब कोई व्यवस्था हो। तो न्याय और व्यवस्था के बीच तो भाई संतुलन तो एकदम निश्चित रूप से आवश्यक है। और न्याय की मांग और न्याय की भूख जो है जब बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं कमजोर होती चली जाएंगी। आज यही है। आज जो व्यवस्था कमजोर होने का परिणाम है उसका एक कारण ये भी है। और जब व्यवस्था कमजोर होती है तो निश्चित रूप में अन्याय बढ़ता ही है। और आपको दिख सकता है, अगर पूरे कोई ये भी समझदार व्यक्ति इस पूरी चीज को, आप हम लोग तो समझ ही रहे हैं, अन्य लोग भी इसको देखेंगे तो अन्याय दिखेगा। अच्छा, न्याय सभी मांग रहे हैं। न्याय शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि आ, सभी लोग न्याय ही मांग रहे हैं। और हमको तो किसी को न्याय मिलता हुआ बहुत कम लोगों को, शायद एक आध परसेंट या पॉइंट में ऐसा किसी को शायद व्यवस्था दे पा रही हो न्याय, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को न्याय मिल पा रहा है। और हाँ ठीक है, वैसे ही करते करते व्यवस्थाओं को कमजोर कर दे रही हैं कि बता रही हाँ न्याय हम दे रहे हैं। ऐसा देने के नाम पे कि हाँ हम न्याय देंगे, इसके एक सिगुफे में जो है व्यवस्थाएं कमजोर हो रही हैं। तो इस यहाँ तो सभी को न्याय चाहिए, वो चाहे टॉप पे हो और चाहे वो बॉटम पे हो, वो सबको सब संघर्ष न्याय के लिए ही कर रहे हैं। और जो न्यायालयों की भीड़ तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी अग्रसर है। मैं तो देख रहा हूँ कि लोग, मतलब पता नहीं एक कौन सा नशा जो है न्याय मांगने का चढ़ा है कि न्यायालय में चक्कर लगा करके परेशान हो जा रहे हैं और उनके लिए कोई और कार्य बचा ही नहीं है। तो आ, हम लोग को हम लोग तो इस बात को बता भी रहे हैं सबको कि भाई व्यवस्था जो है वो मजबूत किया जाए। और मैं तो अंत में ये कहूंगा कि भाई ये निरुत्साहित करने वाली चीज है। न्याय को, इसको निरुत्साहित करना चाहिए। और ये चौथा पॉइंट जो मौलिक अधिकार का हनन पे जो है राज्य को उचित मुआवजा देना चाहिए, तो वास्तव में राज्य को मुआवजा देना चाहिए। जब अनुच्छेद 12 को इसलिए ही जो राज्य क्या है और मौलिक अधिकार का हनन राज्य पे ही लागू होगा जब ये अनुच्छेद 12 में डिक्लेयर है, तो राज्य को मुआवजा देना चाहिए।
लेकिन राज्य जो है कोई वो जिम्मेदारी उठाता नहीं है, जबकि वहां पे ये है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप मुआवजा जा करके आपको सरकार से मांगना चाहिए। तो वो राज्य की परिभाषा भी एक दो विवादों में डिफाइन हुई है, जा करके वही कोर्ट ने डिफाइन किया है, जिसका काम ये नहीं है डिफाइन करना। तो राज्य को, अगर राज्य ये जिम्मेदारी ले रही है तो उसको इतना हस्तक्षेप की हुई है तो उसको देना चाहिए। बस मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और साथी बताएं। बबलू जी या मनोज जी, सोहन जी, श्रीकांत जी, आचार्य जी, कोई भी बात रखना चाहे रख सकते हैं। आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है आवाज, बताइए। हाँ, चौथा पॉइंट जो है मौलिक अधिकारों का हनन और राज्य जो है उसको मुआवजा दे, तो उस पर थोड़ा कहूंगा। मतलब जैसे अपने देश में बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए किसी जंगल में व्यक्ति जा रहा है, आकाशीय बिजली गिर जाती है, तो इस तरह से मतलब जो मतलब डेथ हो जाती है, तो सरकार कई राज्यों में भी मुआवजा देती है। और कुछ वंचित भी रह जाते हैं किसान, जो मतलब प्रयास सरकारी अधिकारियों के पास नहीं जा पाते, तो वो वंचित भी रह जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो राज्य सरकार मुआवजा देती है, अगर उसकी कानूनी कार्यवाही की जाए तो। मतलब गर्मियों के मौसम में कहीं कहीं सर्प डस लेता है व्यक्ति को, तो मौत हो जाती है। मतलब लगभग 60% लोग मतलब लाभ प्राप्त कर लेते हैं, राज्य सरकार उनको मतलब लाभ देती है, मुआवजा देती है। तो इस तरह से, और जो हमारे मतलब कुछ अनपढ़ लोग हैं, अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाते, तो उसका लाभ हो मतलब नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो वर्तमान में उन्हीं का ज्यादा हो रहा है, जो मतलब लोग अनभिज्ञ हैं, जिन्हें कानून की जानकारी नहीं है कि सरकार से मतलब लाभ किस लिया जाए, किस तरह से ना लिया जाए। तो हमारे समाज में अभी ये कुछ एक अज्ञानता सी आई हुई है। लोग कुछ तो मतलब गरीब लोग ये यूं ही कर देते हैं कि मतलब हमें कुछ ना चाहिए, मरने वाला मर गया, बस जला देते हैं और अधिकारियों के पास नहीं जाते। शिक्षित वर्ग है वो मतलब प्रयास करके अधिकारियों के पास जाकर मतलब अपने मौलिक अधिकारों का जो भी मतलब लाभ लेना चाहिए वो उनको मिल जाता है। तो बस इतना ही कहूंगा मैं। नहीं, एक बात बताइए मदन जी, जी। कि एक बात ये बताइए कि सांप काट दिया, हाँ जी। मुआवजा जी। मिल जाएगा। कहीं गलती से जी। आग लग गई, तब मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन जी। कहाँ आपने देखा है कि आपके यहाँ डकैती हो गई, जी। तब कहाँ जी। मुआवजे का प्रावधान? चोरी हो गई तो कहाँ है? अगर किसी अपराधी ने जी। आपको गोली मार दी, तब मुआवजे का कहाँ है प्रावधान, कहाँ है? मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार सांप काटने से बचाना नहीं है, वो तो आपका सामाजिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार तो आपका यह है कि अगर आपके यहाँ, जैसे एक आपको एक घटना बता दूं कि ती- करीब 50 साल पहले, 50 60 60 साल पहले, एक रामानुजगंज के पास में एक रिबई पंडो मर गया, भूख से मर गया मान लीजिए वो।
भूख से मर गया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई, सारे विपक्ष के नेता गए, पूरी सरकार गई, न्यायपालिका ने दखल दिया। रिबेल पंडो भूख से कैसे मर गया? क्या कर रही थी हमारी सरकार? रिबेल पंडो भूख से मर गया। उसके 2 दिन बाद उसी गांव के पास बलरामपुर शहर में सोनी परिवार को डकैतों अगर ने मार उल्टे दिया। मतलब पैसा खर्च कर। तो डकैतों ने जी सोनी को मार दिया और उसका मार करके लूट करके ले गए। तो कलेक्टर भी नहीं गया, जी कोई चिंता जी नहीं हुई, ना सुप्रीम कोर्ट ना कोई नेता, कुछ नहीं। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि डकैती, चोरी, हत्या में जी। मुआवजे की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किसमें है? कि सांप काट देगा तो। ये ये महत्वपूर्ण बात है। अभी आकाशीय बिजली गिर जाए तो भी लाभ। जी हाँ, ये मैं जानना चाहता हूँ इस बात को। अगर जी। या कोई भी इसको बता सकते हैं, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है, मदन जी से ही। वर्तमान में अगर किसी का जो चोरी हो। जी वर्तमान में जो प्राकृतिक जो द्वारा आपदा आता है उस पर मुआवजा प्रावधान है, परंतु मनुष्य के द्वारा या सामाजिक मतलब असामाजिक लोगों के द्वारा जो किया जाता है अपराध, उन पर मुआवजे का प्रावधान सरकार के पास नहीं है। हाँ, तो यही मूल बात बात। मैं कह रहा हूँ कि सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है चोरी डकैती रोकना, सरकार का काम है हत्या रोकना, कि सरकार का काम है समग्र सुरक्षा सब। प्रदान करना, और समग्र चूंकि सुरक्षा सभी सुरक्षा प्रदान करना। अच्छा, और मैं याद करा दूं, बबलू जी बलरामपुर के ही हैं। तो बलरामपुर में सोनी परिवार के यहाँ डकैती हुई थी उस समय, हमको हाँ जी। याद है। अब लिखा हुआ भी है, तारीख वगैरह भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको बता दिया। चलिए आगे है, आगे आप लोग बताइए। और कोई भी साथी बताएं। कोई बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी साथी बताएं, या कल के विषय पर भी किसी का प्रश्न हो तो रख सकते हैं। चलिए बताइए, नहीं तो फिर हम ही रखते हैं। मैं एक मैं एक बात कहना चाहता था, पूछना चाहते हाँ, थे। मैं अभी देख रहा था जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हम आम लोगों को, मतलब भारतीय नागरिकों को, उसमें पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। मैं इसको देख रहा था तो समानता के अधिकार में 17वें अनुच्छेद में लिखा है कि ये अछूत प्रथा, छुआछूत प्रथा का उन्मूलन, ये राइट मिला हुआ है। बस इसको डिफाइन हम नहीं समझ कर पा रहे हैं, इसमें क्या है।
किसी किसी छुआछूत का, जैसे रामानुजन की एक घटना है, मुनि जी आप शायद जानेंगे, ये घटना आपके संज्ञान में मगर नहीं होगा हमको लगता है। जहाँ जो पहले नगर पालिका चौक हुआ करता था, वहां पर एक आदिवासी का पान का दुकान हुआ करता था। छोटी सी कहानी है। और एक वहीं का जो अपना डोम का काम करते हम लोग कहते हैं, तो जाति हमको तो नहीं पता आज के समय में, मगर हमको जो रियल है वो बात जान रहा हूँ। मेरे सामने की घटना है। वो पान लेने गया, वो ऊपर से पान दिया, मतलब छुआछूत का मामला लेके दोनों थाने पहुंच गए। क्योंकि एक हरिजन था एक आदिवासी था, मामला नहीं बना। मगर ये यदि जनरल होता तो मामला तो बन जाता। तो मैं किसी से छुआछूत रखूं या ना रखूं, वो मेरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना चाहिए। शासन को इसमें तो मामला लगाना ही नहीं चाहिए, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये अनुच्छेद जो 17 है मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको हमको लगता है कि सही डाला गया है या गलत डाला गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि ये मौलिक अधिकार की परिभाषा अभी तक लोग समझे ही नहीं हैं। दुनिया में नहीं समझे हैं तो अभी भारत में क्या समझेंगे। लिख तो दिए मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक अधिकार है क्या, तो इसकी परिभाषा अगर जाननी हो तो हम लोगों के साथ चर्चा में उनको बैठना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे अफसर, कोई भी हो, जज हो। क्योंकि जी मौलिक अधिकार की परिभाषा हम लोग को छोड़ करके कोई स्पष्ट, इतनी स्पष्ट परिभाषा अभी तक बना नहीं सका है। ये ठीक बात कह रहे हैं। अधिकार की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। व्यक्ति के मौलिक अधिकार होते हैं, व्यक्ति के वे प्रकृति प्रदत्त अधिकार जिन्हें राज्य, संविधान सहित कोई भी अन्य उसकी सहमति के बिना किसी भी परिस्थिति में कटौती न कर सके। किसी भी परिस्थिति में, मैं आपको बता रहा हूं, जब तक कि उसने सहमति नहीं दी है, उस अधिकार को मौलिक अधिकार कहें। मतलब मौलिक अधिकार में राज्य कोई कटौती नहीं कर सकता, संविधान भी नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। किसी की मौलिक अधिकारों में परिभाषा बदलने का भी किसी को अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार का। और उसको एक शब्द में अगर हम कहें तो मौलिक अधिकार का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता। स्वतंत्रता ही नहीं, असीम स्वतंत्रता। इसका मतलब मौलिक अधिकार की कोई सीमा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकार की सीमा प्रकृति से बनी हुई है अपने आप। बस। चलिए, और कोई इस पर कोई बात हो तो किसी की बताइए, नहीं तो फिर विषय पर चर्चा करेंगे। ये इसमें अनुच्छेद मेरा प्रश्न था जी कि मौलिक अधिकार जो आप बताए कि असीम स्वतंत्रता, तो मान लीजिए हम अपने मौलिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, उससे दूसरे का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो वो प्रकृति द्वारा बनाई गई, क्योंकि मौलिक अधिकार सबके समान है। तो जब आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाएगी तो क्राइम हो जाएगा वो। सीधी सी बात है एकदम। जैसे हम अगर किसी जंगल में अकेले हैं, तो अकेले हम जंगल में हैं तो चाहे जितना जोर से चिल्लाएं, कोई नहीं हमको रोक सकता है। हमारी सीमा कौन बनाएगा वहां पर? जब वहां दो आदमी हो जाएंगे, जब जब दो आदमी हो जाएंगे तो हमारे चिल्लाने से जब दूसरे पर असर पड़ेगा, तब हम पर अपराध हो जाएगा हमारा वो। यही तो है मौलिक अधिकार। या मौलिक अधिकार की ये है डिफिनीशन कि हम अपनी छड़ी
इतनी बड़ी बनाकर घुमा सकते हैं जिस छड़ी से किसी दूसरे का नाक टच ना हो जाए, वहां तक हम छड़ी की लंबाई अपनी बढ़ा सकते हैं। ये प्राकृतिक है क्योंकि उसका भी मौलिक अधिकार है और उतना ही उसकी स्वतंत्रता है जितनी हमारी है। चलिए, और कोई बात कुछ? बाबूजी। बाबूजी, लेकिन राज्य को जो है किसी न किसी का मौलिक अधिकार स्थापित करने के लिए किसी न किसी का मौलिक अधिकार को तो जो है छीनना ही पड़ेगा राज्य या हनन करना ही पड़ेगा। राज्य राज्य मौलिक अधिकार किसी को देता ही नहीं है, क्योंकि राज्य जब मौलिक अधिकार राज्य को अधिकार किसने दिया है? तो राज्य को अधिकार दिया है हमने। राज्य के पास तो कोई अधिकार है नहीं। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है उस अधिकार में से कुछ अधिकार हमने राज्य को दिए हैं, अपने मौलिक अधिकार में से। राज्य को कोई मौलिक अधिकार नहीं होता है। राज्य की जिम्मेदारी क्या है? हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा, बस। तो राज्य मौलिक अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी देता है, न कि मौलिक अधिकार देता है। ये अरे बिल्कुल गलत धारणा दुनिया में फैली हुई है या भारत में फैली हुई है। और कोई बात कुछ इस पर मौलिक अधिकार पर पूछना हो तो बताइएगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो आज की चर्चा में मैं आपसे एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल। हम लोग हर सोमवार को यज्ञ करते हैं वहां रामानुजन में। जब यज्ञ करने बैठते हैं 5 लोग 6 लोग, तो जो आहुति डालते हैं सब लोग, तो अगर समिधा माने लकड़ी कम है तो जो आग जलती है वो धीरे धीरे आग बुझने लगती है, कमजोर हो जाती है। थोड़ा सा कहीं पर जल रही है, सारे लोग उस थोड़ी सी आग पर ही आहुति डालना शुरू कर देते हैं और तब तक डालेंगे जब तक कि वो आग बुझ ना जाए। इसका मतलब ये है कि अगर आग कम है और आहुति ज्यादा है तो आग का बुझना निश्चित है, क्योंकि सब तो वही उसी जगह आहुति डालेंगे, उसी के ऊपर। कहीं और बाकी क्षेत्र में तो डालेंगे नहीं। एक आपको और दूसरा उदाहरण बता रहे हैं। अभी हम लोगों ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा। दिल्ली के प्रोग्राम का आयोजन ज्ञानेंद्र जी ने किया, संचालन एक तरह से पूरा। अब भाई ठीक से उन्होंने कर लिया। अब हुआ ये कि हम लोग धीरे धीरे ज्ञानेंद्र जी पर निर्भर हो गए हर काम में। जो काम बताना हो ज्ञानेंद्र जी को। ज्ञानेंद्र जी हो गए ओवरलोडेड। अभी मैं 2 महीने पहले के आपको बता रहा हूं। अब ज्ञानेंद्र जी को हम लोगों ने दिल्ली ऑफिस भी दे दिया कि आप 1 हफ्ता दिल्ली जाकर संभाल लीजिए, यात्रा का भी आप संभाल लीजिए। नतीजा क्या हुआ?
नतीजा ये हुआ कि जितना ज्ञानेंद्र जी कर पा रहे थे वो भी करना रुक गया, क्योंकि ओवरलोडेड हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक दिन सोचा इस विषय पर, और सोच करके ज्ञानंद जी से कहा कि आप दिल्ली से लौट जाइए, बंद कर दीजिए दिल्ली जाना। यहाँ भी अभी जैसे हम लोग व्हाट्सअप कर रहे हैं ज्ञान तत्व वालों को, तो मैंने ज्ञानंद जी से कहा कि नहीं, आप वो काम मत करिए, प्रज्ञा जी को जिम्मा दीजिए। क्योंकि अगर हम सारा काम एक आदमी को जिम्मा देते जाएंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी सक्रियता कहीं ना कहीं घटेगी ही, कर नहीं सकते हैं वो। मैं आपको एक और घटना बता दूं। राम विचार जी माने हमारे पारिवारिक ही हैं, मिनिस्टर हैं अभी। राम विचार जी को एक्सीडेंट में गंभीर चोट आ गई। अब चोट आने के एक हफ्ते बाद मैं उनसे, एक बार ये हुआ कि भाई हैं पारिवारिक ही हैं तो एक बार औपचारिकता के रूप में मिल लेते हैं। मैं उनसे मिलने चला गया। घर में घर में गया तो वहां तो भीड़ लगी हुई है एकदम, पैर में पट्टी बंधी हुई है, और जो आने वाले थे वो मिलने नहीं आने वाले थे, सब काम वाले थे। बैठ गए ऑफिस में तो पट्टी बांध करके। अब मैं जब गया तो राम विचार जी परेशान हुए बेचारे, और बोले कि बाबा जी आप मेरे रूम में जाके बैठिए, वहीं मैं आता हूँ, आपसे मैं 5 मिनट वहीं मिल लूंगा। अपने घर के अंदर हमको ले गए। चलिए, घर में जाके हम उनसे 2-3 मिनट में ही हम वापस हो गए। जिस आदमी के पास, तब फिर मैंने पूछा बाद में, जब वो शादी में गए थे हमारे यहाँ वहाँ वृंदावन, मैंने पूछा कि ऐसे कैसे आप लोग करते हैं जी? तो बोले कि आपकी गलती है। आप हमसे पूछते कि कब आवे तो मैं आपको कहता कि रात को 9 बजे के बाद आप हमारे भीतर वाले कमरे में आइएगा, 9 बजे तक हम सबको छुट्टी दे देंगे वहां से। तो अगर किसी खास आदमी को मिलना होता है तो 9 बजे के बाद वो घर के अंदर आता है। अब बताइए, जब मंत्रियों का ये हाल है, विधायकों का भी यही हाल है। हम रंका वाले जो विधायक थे वो तो विधायक थे, अरुण अरुण जी। मैं गढ़वा मिलने चला गया और भीड़ लगी हुई है एकदम। आप सोचिए कि ऐसे लोग कैसे किसी गंभीर विषय पर सोच सकते हैं जिनको बोलने का टाइम नहीं है। तो जब इस प्रकार के लोगों को चिंतन मंथन का ही टाइम नहीं है, ये कैसी व्यवस्था चल रही है? क्यों लोग ओवरलोडेड हो जाते हैं? कई बार लोग मेरे से पूछते हैं, खास करके राकेश जी आज जुड़े हुए हैं। राकेश जी ने ये प्रश्न हमसे 2-3 बार किया, मुनि जी आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं लिखने का, सोचने का? बड़ा गंभीर गंभीर आप सोच लेते हैं। आज राकेश जी ने यही प्रश्न किया हमसे फिर, कि आप ये कैसे आपने संविधान में खोज के निकाल लिया? तो सच बात यह है कि अगर मैं भी सारा काम करने लग जाऊं खुद से
तो मैं 1 मिनट भी सोच नहीं सकूंगा, क्योंकि मुझे इस बात का अच्छी तरह अनुभव है कि किसी विषय पर सोचने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा आराम करना पड़ेगा। 1 घंटा। जब 1 घंटा आप आराम करिएगा, अगर बीच में फोन आ गया आधे घंटे बाद, तो आधा घंटा गया आपका, फिर 1 घंटा आराम कीजिए। जब 1 घंटा आप शांत चित्त होकर के आराम से रहेंगे, तब आपके अंदर थोड़े थोड़े विचार आने शुरू होंगे, तब आप किसी विषय पर सोच सकते हैं। यहाँ तो घंटा भर का, जब 5 मिनट आप फुर्सत से नहीं है तो क्या सोचिएगा। मेरे पास फोन भी शायद ही दिन भर में 2-3 आता हो किसी का, नहीं तो आता नहीं है किसी का भी, फोन में नहीं आता है। ना मैं किसी को फोन करता हूं ज्यादा, ये भी नहीं है कि मैं फोन करके बात करूं किसी से, क्योंकि अगर मैं भी बात करूंगा तो मेरा भी ध्यान तो इधर उधर बटेगा ही। तो इसलिए किसी भी चिंतन करने वाले व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। चिंतन मंथन निष्कर्ष करने वाले व्यक्ति, जब ये सरकार नाम की जो हम चीज बता रहे हैं, ये सरकार ही ओवरलोडेड हो गई, तो क्या वो किसी को सुरक्षा दे पाएगी? ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज की चर्चा में जो एक कोटेशन है, उस कोटेशन का ये है विस्तार कि किसी भी व्यवस्था को अपनी क्षमता का आकलन करके और अपना आकलन करके ही दायित्व स्वीकार करना चाहिए। बाकी सब दायित्व को उठा फेंक दीजिए, हटाइए, एक भी नहीं लेना। अपनी क्षमता का आकलन कर लीजिए, फिर आप जो अपनी क्षमता का आकलन करते हैं उसमें भी आप इस बात को जोड़ लीजिए कि आपकी व्यवस्था कितनी भ्रष्ट है, और उस भ्रष्ट व्यवस्था को लेकर जो आप चल रहे हैं उसमें आप अपनी क्षमता का कितना उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि आपकी तो व्यवस्था भी भ्रष्ट है एकदम। ये बड़ी भारी गलती हुई कि हमारी सरकारों ने जन कल्याणकारी कार्य का दायित्व स्वीकार किया। अब आप एक बात सोचिए कि क्या इन्होंने गलती से स्वीकार किया या जानबूझकर स्वीकार किया, या इनकी नीयत खराब थी? तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि इन लोगों की नीयत खराब थी। गलती से इन्होंने स्वीकार नहीं किया जन कल्याण को। क्या नीयत खराब थी? जब आप ओवरलोडेड हो जाते हैं और लोगों को न्याय नहीं दे पाते हैं, तब धीरे धीरे अराजकता पैदा होती है। न्याय के लिए लोग और दरवाजे खटखटाना शुरू कर देते हैं। कब? जब आपसे लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो जब अराजकता पैदा होती है, तब अराजकता से को रोकने के लिए हमारी सरकारें कड़े कानून बनाती हैं। अराजकता को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे, और जब इस प्रकार के कड़े कानून बनेंगे
अधिक कानून बनेंगे, अनावश्यक कानून बनेंगे, तब धीरे धीरे तानाशाही आती है। तो हमारे संविधान बनाने वाले कहिए या उसके बाद के लोगों को कहिए, जिसको भी कहिए आप, इनकी नीयत थी तानाशाही। लोकतंत्र इनकी नीयत नहीं थी। और तानाशाही को लाने के लिए इनकी योजना थी कि अराजकता पैदा हो। अराजकता को रोकने के लिए हम तानाशाही लाएंगे, और आखिर ये हुआ भी। ये हमने देखा भी कि धीरे धीरे अराजकता को रोकने के लिए तानाशाही शुरू हुई। ये इनकी बुरी नीयत थी। ये मैंने आपको जो बात चर्चा में अभी तक नहीं आई थी वो मैंने आपको बता दी। एक बात और है कि अगर गलती समाज करे तो समाज अपनी गलती को सुधार सकता है, लेकिन अगर गलती राज्य करेगा तब कौन सुधारेगा? समाज को आपने तो कोई अधिकार दिया ही नहीं है। आपके पास क्या अधिकार है? केवल एक, क्या 5 साल में एक बार जाकर के वोट दे सकते हैं। बाकी आपको कोई किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है। हर मामले में आपको कानून के अनुसार चलना पड़ेगा, और कानून वो लोग बनाएंगे। आपको तो केवल एक वोट देने का अधिकार है बस। सरकार अगर गलती करे तो आपके पास क्या अधिकार है? तो आपके पास एक ही अधिकार है कि वोट तो आपने दे ही दिया है। अब अगर कुछ नहीं है तो फिर उपद्रव करिए, आंदोलन करिए, उठापटक करिए, जेल जाइए, मारिए, पीटिए, जो कर सकते हैं। ये कोई तरीका, ये लोकतंत्र का तरीका है? ये बड़ी भारी दिक्कत है। इसलिए मेरे विचार से वर्तमान समय में न्याय और व्यवस्था तानाशाही की बुरी नीयत के चलते हमारी व्यवस्था हमेशा यह प्रयत्न करती है कि लोगों के अंदर लोगों की मांग बढ़े, लोग हमसे न्याय की अपेक्षा करें। तुमको कोई चिंता नहीं करनी है, नौकरी हम तुमको देंगे, खाना तुमको देंगे, कपड़ा तुमको देंगे, इलाज तुम्हारा कराएंगे, शिक्षा विद्या जो है सब हम तुम्हारा करेंगे, सब करेंगे हम तुम्हारा सब। अब करने की कैपेसिटी है नहीं, क्षमता तो है नहीं आपके पास उतनी। तो जब न्याय की मांग होती है और पूर्ति नहीं होती है तब अराजकता पैदा होती है, जैसी कि वर्तमान समय में हो रही है। इसलिए इस मामले में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये मैंने आपको मोटी मोटी 2-3 बातें बताई हैं। अब आप आगे जो लोग बच गए हैं वो भी बता सकते हैं, जो बोल चुके हैं वो भी कुछ बोल सकते हैं, तो और प्रश्न भी कर सकते हैं। चलिए बताइए भाई। बाबा जी, जो बबलू केसरवानी जी ने जो एक अनुच्छेद 17 की बात की थी, ये अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये बना हुआ है समानता के लिए। इसमें मौलिक अधिकार भी आ जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है बस वही काम का है। बाकी जो 18 तक बने हुए हैं वो सारे के सारे समानता का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद
16 जो है वो आरक्षण दे देता है, और वहीं विशेष अधिकार देके समान अधिकार का उल्लंघन कर देता है। और अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत को, जाति को, या फिर जो सरनेम है या टाइटल है उसको लेकर के जो है वो बना हुआ है कि उसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो 14 के बाद जो 18 तक बने हैं, ये उसमें से एक ही ठीक है, बाकी सारे तो उसके विपरीत बने हुए हैं। नहीं, मैं तो आपको एक बात ये बताना चाह रहा हूँ इस संबंध में कि जी समानता शब्द ही संविधान में गलत है। जी स्वतंत्रता शब्द होना चाहिए। जी कभी दुनिया में, सारी दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे हुए ही नहीं हैं जो एक समान हो। तो आप समान बना ही नहीं सकते। सबको अपनी स्वतंत्रता से प्रतिस्पर्धा, हर आदमी प्रतिस्पर्धा करता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। न जन्म के समय कुछ लेके आता है, न मृत्यु के समय कुछ लेके जाता है। तो जन्म से मृत्यु तक वो कंपटीशन करता है, तो उसको बाबूजी, स्वतंत्रता से कंपटीशन करने दीजिए। हाँ, बताइए। बाबूजी, जो अनुच्छेद 14 है वह कानूनी समानता के लिए बना है। वो संवैधानिक समानता की बात करता है। तो मेरे को लगता है कानूनी समानता तो होनी चाहिए। हाँ, वो ठीक है। अगर एक बात मैं कहूं जी हाँ, कि बताइए। मुझे लगता है कि समानता शब्द भी सही था, लेकिन उसके लिए बस एक लाइन इस शब्द के आगे एक शब्द जोड़ देता, अवसर की समानता। बस स्वतंत्रता रहती तो अच्छी बात है, लेकिन समानता में अगर अवसर की समानता आप कर देते तो सारे झंझट ही खत्म हो जाता मेरे अनुसार। वैसे भी जी मेरे जी। हिसाब से मेरे हिसाब से तो अवसर की समानता ही लिखा हुआ होगा। ना बाबा, अवसर की समानता नहीं है। अच्छा। बाबूजी, उसमें उसमें संवैधानिक समानता के साथ साथ सामाजिक समानता की भी बात की गई है। संवैधानिक समानता तक तो ठीक था, कानूनी समानता तक ठीक था, उसके बाद उन्होंने सामाजिक समानता के लिए अनुच्छेद 15 से 18 जोड़ दिए। अच्छा, और कोई बताइए, किसी को कोई बात। अगर मुझे मुझे बोलने की इजाजत हो तो मैं एक लाइन जोड़ देता हूँ कि हाँ, अवसर की समानता से मेरा तात्पर्य यह है बाबा कि किसी भी व्यक्ति को खुली प्रतिस्पर्धा में उतरने दीजिए ना। आप उस स्पर्धा तक पहुंचने के लिए आपको जो आरक्षण देना है दीजिए, लेकिन आप दौड़ने वाले मैदान में क्यों आरक्षण देंगे? किसी लंगड़े व्यक्ति को धावक घोषित करके, जो अच्छा धावक है उसको फेल्यूर घोषित करना, ये कहीं ना कहीं जो अच्छा व्यक्ति है, जो दोनों पैर से सही सलामत है, उसकी स्वतंत्रता को या उसकी समानता को आप कमतर कर रहे हैं। तो मेरा अब फील्ड के तक पहुंचाने की समानता देना सरकार की समझ में तो आती है, पर फील्ड में समानता देना क्या बोलते हैं वो, अब सरकार की जो नीयत है उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। ठीक है। आप बताइए, नीता जी कुछ कहना चाह रही थी, राकेश जी, दोनों अगर। हाँ जी, प्रणाम बाबूजी। मैं भी आज मैंने विषय पढ़ा था तो मैं सोच रही थी कि राज्य का कल्याणकारी जो रोल है इसके बारे में जो भी आप बता रहे थे, मैं वही आज मेरे भी दिमाग में एक बात आई कि आज की जो सरकार है, आज का जो हमारा स्टेट है, उसको कल्याणकारी राज्य व्यवस्था बन पाना मुझे लगता है बड़ा ही मुश्किल काम है। ये काम करने के लिए पूरे व्यवस्था तंत्र को या तो परिवर्तित किया जाए, क्योंकि जब हम आजाद हुए तो हमको उतना टाइम ही नहीं मिला। ये भी हम सोच नहीं पाए शायद, जहां तक मुझे लगता है जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि हम आजाद होके, एक लगता है ना कि एक ट्रेजेडी हुई थी, एक डिजास्टर आया था, एक आपदा आई, उसके बाद आदमी सोचे, चिंतन मंथन करे, उससे पहले हमको कहीं और उठा के पटक दिया गया। जिन परिस्थितियों में सरकार बन गई, संविधान चेंज हो गया, वही सिस्टम, जब उस समय अंग्रेजों का जो सिस्टम था, कानून उनका था, जज उनका था, वकील उनका था, पुलिस उनकी थी। और तो गवाहों के आधार पे जो व्यक्ति दोषी है उसको अपने आप को
ये दिखाना है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। आपको इतनी स्वतंत्रता दी गई नाम के लिए कि आप साबित कर सकते हैं, लेकिन साबित करोगे कैसे? जज तुम्हारा है, वकील तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी है। तो ये तो एक झूठ मूठ का चुग्गा डाल के जाल में फंसा लेने वाला जो तंत्र बन गया भारत में, कानूनी व्यवस्था, संविधान, जो भी कहिए, वही चीज आज वही है लगभग लगभग। अगर 10-20% परिवर्तन हुआ है, वही कानून है, वही नियम है, केवल लोग चेंज हो गए हैं। अंग्रेज ना होके कुछ भारतीय लोगों के हाथ में ही सारी व्यवस्था आ गई है, लेकिन सिस्टम तो वही है, बंदूक तो वही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो कल्याणकारी राज्य का रूप में आ जाना भारत सरकार का या भारत का सिस्टम का, बड़ा असंभव लगता है, ये बड़ा मुश्किल लगता है मुझे ये चीज। जब तक पूरे तंत्र को आप तोड़ के फिर से उसको पुनर्स्थापित नहीं करोगे। और ये भारत में तो वैसे भी बड़ा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इतना सारे यहाँ पे कास्ट कस्टम इतना कुछ कर दिया है। एक कहता है भाई मेरे लिए ये स्वतंत्रता चाहिए, दूसरे के लिए, एक के लिए जिसको राइट है, दूसरे के लिए वो रॉन्ग हो रहा है। एक कहता है भारत में, एक एक तबका कहता है कि हमको तो अधिकार है, बच्चे मतलब भगवान ऊपर वाले की देन है, ये होने चाहिए, नहीं तो ये पाप हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ उसको मतलब नहीं है कि देश में गरीबी आएगी, देश में जो है बीमारियां बढ़ेंगी, इतनी दवाइयां कहाँ से आएंगी, देश चाहे बर्बाद हो जाए, चाहे भिखमंगा बन जाए, दूसरा उसको मानने के लिए तैयार है। तो इन परिस्थितियों में कौन सी व्यवस्था आप बिठाओगे? ये बड़ा ही असंभव सा मुझे लगता है काम। कोई और साथी, किसी का कोई प्रश्न हो? जी, बबलू केसरवानी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, बस जी, यूं ही मैं देख रहा था तो खुला रह गया था। ठीक है। कोई और साथी? चलिए ठीक है, अगर किसी को बाबा जी, और। कल का हाँ जो विषय था उस पर मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। हाँ आज मेरी दो लोगों से चर्चा हुई थी कि न्याय क्या है, तो दो परिभाषाएं मुझे सुनने को मिली। एक तो ये सुनने को मिला कि पक्षपात रहित और संतुलित निर्णय को भी न्याय कहते हैं। और दूसरा सुनने को मुझे ये मिला कि कर्म के अनुसार जो प्राप्त होता है, न न अधिक न कम, वो न्याय कहलाता है। तो आपने जो परिभाषा लिखी थी, मुझे लगा कि उसमें एक उचित और अनुचित, इसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ जाना चाहिए। उचित, अनुचित और पक्षपात रहित निर्णय को न्याय कहते हैं। ठीक है, इस पर और कर लेंगे चर्चा। जी एक बात ये बताइए ब्रजेश जी, जी आप और विपुल जी सोचिएगा कि जी एक तरीका तो यह है कि अब हम लोग आगे, जी हम लोग को हो गया इस न्यायपालिका पर चर्चा करते करीब 2 महीना। जी एक तरीका तो यह हो सकता है कि आगे से हम लोग 2000 से शुरू करें, 1-2 महीने के लिए जी संवैधानिक विषय ले लें। जी एक तरीका हो सकता है। जी दूसरा ये हो सकता है कि अगर इसी को और आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ये आप लोग तय करिएगा। बाबूजी, मैंने सोचा है थोड़ा सा गति देंगे हम लोग। तो हाँ कल जो है हम लोग कानून को, एक मिनट बताता हूँ। कल हम लोग समान कानून, अनावश्यक कानून, कानूनी अधिकार, इन और गैर कानूनी, इन 4-5 विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा कल आप। जी, ये लगभग लगभग हमारा इसमें 100 कोटेशन निपट जाएंगे कल। ठीक है, जी तो हम लोग यस भैया यहाँ। जी, बैठा कर रहा हूँ। जी, हाँ बताइए। बताइए। हाँ बाबा जी की वॉइस रिकॉर्ड ना, पूरी सारी सभी चर्चाओं की जो वॉइस रिकॉर्ड, बाकी लोगों की नहीं, बाबा जी की पूर्ण वॉइस रिकॉर्ड रखना है बाबा भैया। यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ना? पूरी चर्चा है ना सब लोगों के साथ में? हाँ हाँ, यूट्यूब पे तो प्रतिदिन जाती है। नहीं बाबा नहीं जी की। ब्रजेश भैया, मैंने तो कई बार देखा है, मुझे तो कहीं मिला नहीं।
नहीं नहीं, मैं मेरे पास पड़ा हुआ है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, मिल हेलो। जाएगा। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं डेली देखता हूँ, यूट्यूब पे डेली हाँ, जाता है। आप कुछ रेफरेंस देंगे तो। विचार मंथन नाम का ग्रुप। पीछे भी ये बात आई थी ना कि यूट्यूब पे अच्छा, मैं कहीं। आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ये ठीक है, धन्यवाद। ज्ञानेंद्र, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, मीटिंग को समाप्त कर दीजिए।